हाईवे की दारूबंदी। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और उसने बहुत बड़ी खोज की। एक हमारे संधू साहब है, वो खुद खाई में गिरे और उन्होंने उससे भी बड़ी खोज की कि अगर हाईवे पर जो बार है वो बंद कर दिया जाए तो ये दुर्घटनाएं ड्रिंक एंड ड्राइव की है वो बंद हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट को 70 साल के बाद ये पता चला, संधू साहब ने याचिका दायर करने के बाद। क्या सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इसके बारे में कुछ विचार कर नहीं सकता था या खुद पहल नहीं कर सकता था? मुझे तो इतना पता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े मामले में खुद पहल करके ये बोल सकता है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर 70 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं तो 70 साल बाद निर्णय लेते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो विचार करना चाहिए था जो बार के कर्मचारी है उनका। अगर एक्सीडेंट होने के कारण इतनी मौतें होती है तो 70 सालों में जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार फिर कौन है? बार कर्मचारी स्वयं रोजगार ढूंढता है। आज अंदाज लगा दिया जाए तो 10 लाख के करीब बार कर्मचारी है। 10 लाख बार कर्मचारी, उनके घर के 3-4 लोग पकड़ लिए जाए तो 40 से 50 लाख लोग आज अचानक ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आगे क्या कमाएंगे, आगे किस फील्ड में जाएंगे। सरकारी कर्मचारी की बड़ी ऐश होती है। सरकारी कर्मचारी जो होता है ना, वो बहुत सरकार का लाडला होता है। उसको अगर कुछ हो जाए, वो गुजर जाए तो उसके बीवी बच्चों को नौकरी मिलती है। वो बूढ़ा हो जाए तो उसको पेंशन मिलता है। तो ये सच्चे नागरिक है देश के, ये लाडले नागरिक है। और ये जो बार कर्मचारी है ना, ये सौतेले नागरिक है। सौतेले नागरिक मैं इसलिए कहूँगा कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने डिसीजन दे दिया, 31 मार्च को आपने फाइनल बोल दिया कि आज से बार बंद हो जाएंगे, तो अचानक से ये लोग क्या करेंगे? किसी के यहाँ शादी थी, किसी को घर बनाना था, किसी का और कुछ काम था। शादी के लिए उसका मालिक उसको लोन देने वाला था, आज लोन तो रहा दूर, उसको पगार भी नहीं मिल रहा। ऐसा अचानक डिसीजन आप कैसे ले सकते हो? डेमोक्रेसी है कि नहीं है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब लोग क्या सौतेले नागरिक है? भारत के सौतेले नागरिक। बार कर्मचारी जब बार में काम करने के लिए गया था तब बार मालिक बाकायदा सरकार का लाइसेंस लेकर वैध धंधा कर रहा था, सरकारी फीस भरकर बिजनेस कर रहा था। उसके यहाँ काम करने से इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? इनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। सोचने के लिए बड़े बड़े चीज़ें हैं। हमारा देश भी अजीब है, हम लोग भी अजीब है। उन्हीं संधू साहब जिन्होंने याचिका दायर की, उन्हीं के पंजाब में पेस्टिसाइड के कारण स्पेशल कैंसर ट्रेन निकालनी पड़ती है, उस पेस्टिसाइड पे इन्होंने काम नहीं किया है। प्लास्टिक का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके काम नहीं किया। मिलावट हो रही है, कई प्रॉब्लम्स है भारत में, तो हर जगह जहाँ देखेंगे वहाँ प्रॉब्लम्स है। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम लगा। आज हाईवे पे जो लोग मरते हैं, 4% लोग मरते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव में, ज़्यादातर लोग मरते हैं तकनीकी खराबी के कारण। अब जब हम कार खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से हमें बोला जाता है कि कार अगर रिपेयर करनी है तो ऑथराइज सर्विस स्टेशन ले जाकर ही कार को रिपेयर कीजिए। अब हाईवे पे हर 500 मीटर पे एक मैकेनिक बैठा होता है जो अप्रशिक्षित है, अनपढ़ है, उसको ज़्यादा पढ़ाया लिखा नहीं है। उसका बाप दादाओं ने, दोस्तों ने उसको मैकेनिक कैसा बनना है वो बताया। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ आप ऑथराइज स्टेशन के बजाय इन मैकेनिक लोगों के पास से रिपेयर कराएंगे तो एक्सीडेंट्स तो होगी। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम हाईवे के मैकेनिक्स को भी हटा देना चाहिए। कई कारण हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं। हर कारण ढूंढ के अगर हाईवे के ही लोगों की इतनी चिंता सुप्रीम कोर्ट को है तो धीरे धीरे एक दिन ये आएगा कि हमको सिर्फ हाईवे पे साइकिल, पैदल या बैलगाड़ी से ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज 100% सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कई प्रॉब्लम्स है साहब इंडिया में, उसकी तरफ ख्याल कीजिए। ये बार के जो कर्मचारी है इनके बारे में सोचिए।
एक सरकारी कार्यालय अगर किसी कारण बंद होता है तो वो सरकारी नौकरी करने वाले को कोई फिक्र नहीं होती अपने आजीविका की। उसे पता है आज कार्यालय बंद हो गया, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सरकार का बंद भी हो गया तो मुझे दूसरी जगह ऑब्सॉर्ब कर दिया जाएगा। जब तक मैं घर बैठूंगा मुझे पगार दिया जाएगा। आज 3 महीने के नोटिस पे ये बार कर्मचारी क्या करेंगे? एक वेटर या कैप्टन इतने सालों से इस फील्ड में महारत हासिल करता है और ये महारत हासिल करने के बाद ही इस फील्ड से निकल के दूसरे फील्ड में तो उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो चोरी चकारी करेगा, डकैती करेगा या सुसाइड करेगा, उसके सिवा आपने रास्ता ही नहीं छोड़ा उसके पास। आप कड़े कानून लाओ, टोल टैक्स होता है हर जगह, टोल टैक्स पे आप कड़े कानून लाओ। वहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव को चेक करो, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करके कोई मिलता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर लो। कड़े से कड़े कानून लाओ। कैसे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके घूमते हैं, लेकिन इन छोटे से 4% के लिए इतनी बड़ी लोक संख्या 50 लाख लोग अफेक्ट हो रहे हैं। ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट 10 लाख कर्मचारी है जो और जिनके घर के लोग अफेक्ट होने वाले हैं। उसी के साथ साथ कई ऐसे बिजनेस इस बार लाइन के साथ जुड़े हैं। कोई चना फुटाना दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है, या कोई रेफ्रिजरेशन का काम कर रहा है, या कोई कंप्यूटर सप्लाई कर रहा है। ये हर कोई इस धंधे से अफेक्ट होने वाला है। कई बिजनेस इसके ऊपर डिपेंडेंट है जिनका पूरा दारोमदार इस बिजनेस के ऊपर है, वो भी खाली होने वाले। दारूबंदी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन समय दो। बार कर्मचारी सरकार को रोजगार मांगने नहीं आए थे, उन्होंने खुद का रोजगार खुद ढूंढा था। अब उनका रोजगार इतने जल्दी आप छीन लोगे? कम से कम 5 साल का समय उनको दूसरी जगह महारत हासिल करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए देना आपका कर्तव्य नहीं है? ऐसे कैसे आप लोग अचानक बंद करते हो, जो कि लाइसेंस फीस लेके एक बिजनेस चल रहा था? वो बार कर्मचारी का क्या दोष है? उसने तो इतना ही देखा कि ये बार मालिक वैध धंधा कर रहा है, लाइसेंस फीस भर रहा है सरकार की, मैं इसके यहाँ जॉब करूँगा। बेचारा मेहनत से 2 रोजी रोटी कमा रहा था। आज उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालय बंद होता है तो आप सिर्फ एक कर्मचारी को घर पे बिठा के दिखा दो, आंदोलन हो जाएंगे। वहां तो आप कुछ नहीं कर पाते। ये बेचारे संगठित नहीं है, इस कारण इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आज ये बार कर्मचारी, कुछ बार कर्मचारी ठीक है कि इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो भर ही रहे थे। आज चॉकलेट भी वो अपने बच्चे के लिए खरीदता है तो देश के लिए टैक्स भरता है। और इतने साल से, 50 साल से अगर कोई मैनेजर मेहनत से आज 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है तो वो जो लाइफस्टाइल जी रहा है, वो लाइफस्टाइल आज वो बीवी बच्चों को कहाँ से देगा? उसके पास तो कुछ भी रास्ता नहीं है। वो क्या करेगा? इतने साल में उसने टैक्स भरा है, उसके अगेंस्ट कुछ कॉम्पेंसेशन उसको मिलना चाहिए। बिहार में दारूबंदी हुई, क्या हुआ? बिहार में रोज अवैध शराब पकड़ी जा रही है। पुलिस का काम आप लोग बढ़ा दे रहे हो। हमारे सीएम साहब देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात परसों श्री अण्णा जी के, माननीय अण्णा जी के प्रोग्राम में बोली थी कि दारूबंदी का कानून लाने से दारूबंदी नहीं होने वाली। आप लोग संस्कार दो, आप लोग अपनी इच्छा शक्ति बताओ और खुद होके इसको बंद करो। कोई भी कानून लाने से कोई बात नहीं बनती। अब अवैध दारू की बिक्री शुरू हो जाएगी, शुरू हो गई है। अब ये जो रास्ते पे फल या मद, शहद बेचने वाले जो लोग होते थे ना, छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे अब थैलियों में 8-10 बॉटल लेके आएंगे और हाईवे पे बेचना शुरू कर देंगे। क्या कर लोगे आप? कहाँ कहाँ पुलिस जाएगी? और पुलिस को सिर्फ इसी चीज़ में आप बिजी रखोगे तो कल को ये दहशतवाद बढ़ेगा। इसकी तरफ ख्याल देने के लिए पुलिस को टाइम ही नहीं बचेगा। दहशतवादी संगठन इसी का इंतजार करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर कहीं का नहीं रहेगा। और उस वक्त अगर दहशतवादी हमला हो गया तो यही बुद्धिजीवी फिर ये भी सरकार को कोसेंगे कि आप क्या कर रहे थे।
फिर पुलिस को आप ये फालतू चीज़ों में क्यों लगा रहे हो? चाणक्य ने भी बोला था कि अगर अच्छा चलना चाहिए तो गांव के बाहर एक वेश्यालय और एक मदिरालय होना जरूरी है। ये चाणक्य ने कहा था। दारूबंदी अगर रोकना है तो हमारे बार मालिक जो भाई है उन्होंने भी कुछ सोचना चाहिए, थोड़ा इथिकल बिजनेस करना चाहिए। इथिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार को मैं इथिकल बिजनेस करते हुए देख रहा हूँ। मेरे सामने एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ ओरियन बार है नागपुर में। वहाँ जो मालिक है वो किसी को ज़्यादा दारू पीने नहीं देते। अगर कोई ज़्यादा दारू की लत लगता है तो उसको एंट्री बंद कर देते हैं उनके बार में, सिर्फ धंधा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उसको बर्बाद नहीं होने देते। वो उनके स्टाफ के मेंबर्स इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि 21 साल के नीचे का बच्चा आके दारू ना पिए। तो थोड़ा इथिकल बिजनेस हम लोग करेंगे तो ये दारूबंदी का नाटक हमारे सामने नहीं आएगा। जब अति होता है, हमारे मराठी में बोला जाता है अति तिथे माती, बस वही चीज़ हो रही है। आप लोग थोड़ा ख्याल करो, दारू पे रेशनिंग होना चाहिए। दारू एक स्पेसिफिक मात्रा में ही हर एक को मिलेगी, ऐसा अगर रेशनिंग हो गया है, हर एक को स्वाइप कार्ड दे दो। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वो अगर कहीं स्वाइप करेगा तो ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी उसने आज एक पेग पिया तो दूसरा पेग देना कि नहीं देना ये हम तय कर सकेंगे। हर बार में एक स्वाइप मशीन दे दो। किसी को भी पीना है दारू तो पहले स्वाइप करेगा, आज दिन भर में उसने कितनी पी है बार मालिक को पता चलेगा, और वो एक तय सीमा के आगे उसको देगा नहीं। अब आप बोलेंगे किसी और का स्वाइप कार्ड वो यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह, वो अलग डिबेट का विषय है, उस पर भी कुछ हो सकता है। हर बात की मीडिया ट्रायल होती है। मीडिया ट्रायल होने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट मीन्स सुप्रीम इंटेलेक्चुअल्स। वो लोग जब कोई फैसला करते हैं तो वो फैसला ऐसा होना चाहिए कि सबको बहुत अच्छे से वो मान्य होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ कि हर 6 महीने में कोई न कोई केस के बारे में मीडिया ट्रायल चलती है, और मीडिया ट्रायल चलने के बाद उस पर रिव्यू पिटीशन दायर करके फिर से ये मुकदमा चलता है। अब उसका भी कारण है, अब जजेस के पास भी इतना काम हो गया है, जजेस रोने लग गए हैं। अब इतना वर्कलोड होने के बाद वो कहाँ स्टडी करेंगे, कहाँ स्टडी करके जजमेंट देंगे? हमारे मीडिया कर्मी जो है ना, बड़े बहुत गुणी लोग हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से हर बात का विश्लेषण करते। मैं तो बोलता हूँ ये एक डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा पिलर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका सपोर्ट लेने की आवश्यकता है। कोई ऐसा फैसला जिससे बहुत ज़्यादा जनमानस पे इफेक्ट होने वाला हो, उसकी पहले मीडिया ट्रायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मीडिया को बोलना चाहिए। इतना अच्छा विश्लेषण करके ये लोग देते हैं, 2-4 चैनल आप देख लो तो आप क्लियर हो जाते हो। पूरी दारूबंदी करोगे तो अराजकता बढ़ेगी, स्मगलिंग से माल आएगा। स्मगलिंग से नहीं आने दोगे तो लोग घरों घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में कच्ची दारू बनाएंगे। उस पर कोई सरकार का अंकुश नहीं रहेगा, पुलिस का काम बढ़ जाएगा। अब फिर 10 साल बाद फिर से डिबेट होगी, फिर से जो जहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट से या पुलिस के सपोर्ट से, करप्शन के मदद से कहीं दारू के गुत्ते अवैध चल रहे हैं, वो धीरे धीरे फिर से वैध करने के लिए मांग उठेगी। फिर से 10-15 बाद यही साइकिल चलेगी, फिर से उनको लाइसेंस दिया जाएगा, और फिर जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। तो फिर आज इन 10 लाख लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या करेंगे ये लोग आज? इनको टाइम दो, बंद करना है तो 5 साल कम से कम दो, और मेरे हिसाब से तो बंद ही मत करो। अब ये बार कर्मचारियों ने सब ने संगठित होना चाहिए। हम लोग उसके लिए संगठित उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग एक ही दिन डिसाइड करें, हम अलग तरह का आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन बहुत अलग होगा।
क्योंकि बाहर के कर्मचारियों को, जिसमें मैं भी आता हूँ, इनडायरेक्ट मैं भी आता हूँ। 21 साल से मैंने सॉफ्टवेयर का बिजनेस किया। 21 साल पहले मैंने ये तय किया कि मैं सिर्फ बार में सॉफ्टवेयर बेचूंगा। मुझे अच्छा फोकस रखना था, बार मालिकों को सॉफ्टवेयर की अच्छी सर्विस देनी थी, इसलिए मैंने दूसरा कोई बिजनेस नहीं किया। इवन कंप्यूटर बेचने वाले लोग, जो कि बिजनेस का भ्रष्टाचार कहा जाता है, वो भी हमारे इंडिया में बहुत है, मैंने वो भी नहीं किया। अगर किसी बार में मेरा सॉफ्टवेयर लग रहा है तो वहाँ कंप्यूटर लगवा देने का या प्रिंटर लगवा देने की कमीशन मैंने आज तक नहीं खाई। मैंने टैक्स भरा, सब कुछ किया। आज मैं जो 100 रुपये कमाता था, आज मैं 30 ही रुपये कमाऊँगा। इतना बड़ा मेरा घाटा होने जा रहा है इस फैसले के कारण। तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा? मरता क्या ना करता। हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन अलग आंदोलन करेंगे। हम सब लोग मिलकर एक दिन डिसाइड करेंगे और नेत्रदान और देहदान करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमको सरकार ने मरने के लिए छोड़ ही दिया है। तो मरने से पहले हम अच्छा कुछ काम करके जाएंगे, नेत्रदान करेंगे, देहदान करेंगे। बाकी अब सरकार की मर्जी।